हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रोग निदान के पेपर फर्स्ट को। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पेपर फर्स्ट में पार्ट ए में दिया है सबसे पहले दोष दूष्य आदि वैज्ञानिक। ठीक है। तो इसका आज अपन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में आपके क्या आता है, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोग निदान की परिभाषा क्या है और उसका महत्व क्या है। और सेकंड पॉइंट में आता है आपका दोषों की क्षय वृद्धि और प्रकोप के बारे में। इसे आप क्रिया शरीर में और अष्टांग हृदय में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो। आज अपन इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप समझिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें रोग निदान की परिभाषा के बारे में। जिस विज्ञान में दोष यानी कि वातादि दोषों, दूष्य यानी कि धातुओं को, मल यानी कि मूत्र पुरीस और स्वेद और स्त्रोतसों की विकृति का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, रोग निदान कहते हैं। जिस विज्ञान में दोष दूष्य मल और स्त्रोतसों की विकृति का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, रोग निदान कहते हैं। रोग निदान अर्थात क्या होता है, रोग व रोगी की परीक्षा करके रोग को सुनिश्चित करना। रोग की परीक्षा कैसे करेंगे आप, हेतु उसके कारण देखेंगे, उसके लक्षण देखेंगे। ठीक है। तो इन सब से क्या होगी, रोग की परीक्षा होगी। और रोगी की परीक्षा के लिए आचार्य चरक ने विमान स्थान में 10 रोगी परीक्षा का वर्णन किया गया है। उसमें प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, साथ में सत्व, प्रमाण, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वय आदि जो रहता है। ठीक है ना। इस तरीके से 10 जो रहता है रोगी की परीक्षा बताई गई है। तो क्या करना है हमें, रोग व रोगी की परीक्षा करके रोग को सुनिश्चित करना है, यानी कि रोग को डायग्नोज करना है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रोग निदान कहते हैं। तो हमने इसकी परिभाषा देख ली। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रोग को सुनिश्चित करना है। तो रोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्न ज्ञान होना परम आवश्यक है। अब किस किस बातों का ज्ञान होना आपको परम आवश्यक है, तो सबसे पहले क्या बोला, रोगाणाम विशेषण वात जातवादी। तो रोगों के वात आदि भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है। और दूसरा क्या है, साध्य साध्यत्व आदि। ठीक है। तो रोगों की साध्य साध्यता का ज्ञान होना परम आवश्यक है। साध्य साध्यता यानी कि वो क्यूरेबल है या फिर क्यूरेबल नहीं है, उसका चिकित्सा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। असाध्य रोगों के बारे में आचार्यों ने बताया है कि जो असाध्य व्याधि रही है उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असाध्य व्याधियों की चिकित्सा करने से आपके यश और कीर्ति की हानि होती है। ठीक है। तो इसीलिए हमें रोग विनिश्चय करने के लिए दो ज्ञान होना परम आवश्यक है। ज्ञानम येन स रोग विनिश्चय ग्रंथो। तो रोग विनिश्चय करने के लिए हमें दो ज्ञान परम आवश्यक है। सबसे पहले रोगों की वातादि भेदों का ज्ञान और दूसरा उसके साध्य साध्यता का ज्ञान। अब रोग निदान को आधुनिक मतानुसार क्या कहते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है, तो डिटरमाइनिंग द कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। कारण आपको पता होना चाहिए, कॉज यानी कि इटियोलॉजी क्या है उसका। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, कैसे पता करोगे, बाय टेकिंग हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। ठीक है ना। हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द पेशेंट लेंगे आप, हिस्ट्री लेंगे उसकी। ठीक है। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और वन और मोर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से आप पता लगा सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो उसके कॉज और इफेक्ट को, किसके, डिसीज को। अब बात करते हैं इसके महत्व की यानी कि इंपॉर्टेंस की। तो आयुर्वेद में त्रिसूत्र का वर्णन किया गया। त्रिसूत्र क्या होता है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम। यानी कि इन जो त्रिसूत्र है, कौन कौन से, हेतु लिंग और औषध, इनका ज्ञान जो होना जो रहता है स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए, आतुर यानी कि रोगी और स्वस्थ व्यक्ति दोनों के लिए परम आवश्यक होता है। अब क्यों होना आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया हुआ है, ठीक है, आपने उससे पूछा कि आपने किन किन निदानों का सेवन किया, आपने क्या क्या खाना खाते हो, तो उससे आपको हेतुओं का पता चल जाएगा। ठीक है। हेतु यानी कि निदान के किन किन कारणों से वो डिसीज हुई है। उसके बाद अगर उसको कोई व्याधि हो चुकी है तो उसके आपको सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। ठीक है ना, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। तो उसमें क्या है, लिंग लक्षण आपको पता चल गया कि व्याधि में ये लक्षण उत्पन्न हुए हैं, इनने ये निदानों का सेवन किया था जिसकी वजह से उसको ये लक्षण उत्पन्न हुए। उसके बाद आप उन हेतुओं और लक्षणों के अनुसार उसको औषध का योग देंगे। ठीक है। तो ये आपको क्या हुआ, त्रिसूत्र का ज्ञान हमारे आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन त्रिसूत्रों कौन कौन से, हेतु लिंग और औषध का ज्ञान हमें किससे होता है, रोग निदान से होता है। इसीलिए रोग निदान जो रहता है अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्याधि तत्व परिज्ञानम वेदनाश्च निग्रह। यानी कि व्याधि का परीक्षा करके आपको वेदना का निग्रहण करना है, यानी कि वेदना यानी कि पेन को निग्रह यानी कि उसे दूर करना है। तो ये किससे होगा, आपको रोग का विनिश्चय करना पड़ेगा। ठीक है। और उसका ज्ञान किससे होता है, रोग निदान से होता है। इसीलिए वेदना का निग्रहण करने के लिए, ठीक है, रोग निदान का ज्ञान आवश्यक होता है।
उसके बाद क्या बोल रहा है कि रोगों को रोग उत्पन्न करने वाले कारण जो रहते हैं उन्हें दो भाग में विभाजित किया गया है, एक तो सूक्ष्म घटक है और एक स्थूल घटक है, और इन दोनों का वर्णन किसमें किया गया है, रोग निदान में किया गया है, इसीलिए रोग निदान जो रहता है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सूक्ष्म घटक में कौन कौन से आते हैं, तो दोषों की विभिन्न अवस्थाएं हो जाएंगी, कौन कौन सी क्षय प्रकोप हो जाएगी उसकी विकृत अवस्था, उसके बाद धातुओं और उपधातुओं की विभिन्न अवस्थाएं, मलों की विभिन्न अवस्थाएं, अग्नि दृष्टि का ज्ञान होना, दोषों की विभिन्न गतियों का ज्ञान होना, स्रोतों की दृष्टि का ज्ञान होता है, तो ये सारे जो है सूक्ष्म घटक हैं, और इनका ज्ञान हमें किससे होता है, रोग निदान से होता है। और स्थूल घटक में क्या क्या आ जाएंगे कि व्याधि के लक्षणों यानी कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो इसका भी ज्ञान किससे होता है, हमें रोग निदान से होता है, इसीलिए रोग निदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों का ज्ञान भी हमें रोग निदान के ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, इसीलिए क्या है, रोग निदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या क्या देख लिया, उसकी परिभाषा देख लिया और उसका महत्व देख लिया। अब चलिए बात करते हैं दोषों की क्षय वृद्धि और प्रकोप। ठीक है, तो सामान्यतः वायु पित्तम कफस्य उक्ता शरीरे दोष संग्रह मानसः पुनरुदृष्टो रजस्तम एवच, यानी कि आप सब पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट ईयर से ही कि दोष को दो भागों में विभाजित किया गया, कौन कौन से, शारीरिक दोष और दूसरे कौन से होते हैं, मानस दोष। शारीरिक दोष में कौन कौन से आते हैं, तो वात पित्त कफ होते हैं, तीन प्रकार के शारीरिक दोष होते हैं, और मानस दोष कौन कौन से होते हैं, तो रज और तम। सत्व को मानस दोष के अंतर्गत नहीं लिया गया। ठीक है, अब देखिए वात के सामान्य कर्म, हमें क्या पढ़ना है, दोषों की क्षय वृद्धि और प्रकोप। दोषों की क्षय वृद्धि और प्रकोप आपको तभी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब आपको उसके सामान्य कर्म पता चलेंगे। अगर आपको किसी भी चीज की साम्य अवस्था पता है तो उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वृद्धि हो जाएगी, और उससे कम हो जाएगा तो उसका क्षय हो जाएगा। तो साम्य अवस्था का ज्ञान जो रहता है, सामान्य कर्म का ज्ञान जो ना होना अत्यंत आवश्यक, इसीलिए हमने इसे यहाँ पे ऐड किया। अब देखिए वात के सामान्य कर्म क्या है, इसे आप पढ़ के आ चुके हैं, एक बार देखते हैं। उत्साहो उच्छ्वास निःश्वास चेष्टा धातु गति सम। उत्साह यानी कि किसी कार्य को करने में जो भी प्रवृत्ति रहती है शारीरिक या मानसिक, उसे क्या कहते हैं, हम उत्साह कहते हैं। उच्छ्वास यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, निःश्वास, ठीक है, एक्सहेल और इनहेल। उसके बाद क्या है, चेष्टा यानी कि कायिक वाचिक और मानसिक जो भी आपका चेष्टाएं हैं, ठीक है, बोलने की, करने की, सोचने की जो भी चेष्टाएं हैं, ठीक है, वो किसके कर्म है, वात के सामान्य कर्म है। ठीक है, धातु गति समय यानी कि धातु रस आदि का सम्यक प्रकार से गति करना। समो मोक्षो गतिमताम यानी कि मलों का, जो भी मल है उनका सम्यक प्रकार से शरीर से मोक्षण यानी कि निकाल देना, निष्कासन। ठीक है, वायु कर्म अविकारजम, वायु अविकृत वायु के कर्म बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए वात वृद्धि के लक्षण क्या होंगे, जो भी वात के सामान्य लक्षण है उनमें अगर विकृति आ जा रही है, या फिर वात के जो भी भेद हैं उनमें अगर विकृति आ जा रही है, तो वो क्या होंगे, वात वृद्धि के लक्षण कहे जाएंगे। ठीक है, अब जो वात के भेद हैं उनके सामान्य स्थान, ठीक है, और उनके जो सामान्य कर्म होते हैं ये आपको पता होंगे, इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर क्लियर करके आए हैं। ठीक है, अब देखिए वात के जो भेद हैं तो कौन कौन से होते हैं, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। ठीक है, अब चलिए इसे कोरिलेट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इसको आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है, आपको इजीली याद हो जाएगा अपने आप। देखिए अब वात वृद्धो वाक पारुष्यम, वाक पारुष्यम देखिए वात में पारुष्यता आना यानी कि कठोरता, भाषण में कर्कशता, यानी कि ऐसे शब्द व्यक्ति बोलेगा कि आपको सुनने की इच्छा नहीं होगी, कर्कशता रहेगी उसमें, ठीक है, कठोरता रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए उदान वायु के स्थान क्या रहते हैं, उदानस्य पुनः स्थानम कौन कौन से रहते हैं, नाभ्युरा कंठ एवचन, नाभि उर प्रदेश हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, और इसके सामान्य कर्म क्या बताएं, तो वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा। ठीक है, तो वाक की प्रवृत्ति करना किसका कम है, कर्म है, उदान वायु का सामान्य कर्म है। ठीक है, तो अब वाक की प्रवृत्ति करना उदान वायु का सामान्य कर्म है, तो क्या होगा, अगर वात की वृद्धि हो जाएगी तो भाषण में कर्कशता यानी कि कठोरता आ जाएगी। उसके बाद क्या बोला, कार्शियम यानी कि दुर्बलता आ जाएगी। दुर्बलता किससे आ जाएगी, यानी कि लघुता। वात के लक्षण क्या होते हैं, रूक्षा शीतो लघु। ठीक है, तो दुर्बल हो जा रहा है यानी कि शरीर हल्का हो जा रहा है, ठीक है ना, कमी आ जा रही है, तो उसके क्या, लघुता के लघु गुण के कारण हो रहा है ना, तो लघु गुण के कारण हो रहा है। उसके बाद कार्शियम यानी कि त्वचा का वर्ण जो रहता है वो कृष्ण वर्ण का होना। ठीक है, अब देखिए इसमें वात पित्त कफ जो तीन दोष हैं, इसमें आपको हमेशा
जो भी डिसीजेज आप पढ़ेंगे तो इनमें आपको कुछ वर्ण है वो हमेशा याद रखने हैं। जैसे वात अगर कहीं पे लिया है, वात दोष के कारण अगर कोई व्याधि हो रही है तो उसमें वर्ण आपको हमेशा जो रहता है कृष्ण वर्ण का दिखाई देगा या फिर अरुण वर्ण का। अरुण वर्ण जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की जो पहली लालिमा होती है उसे अरुण वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो जो अरुण वर्ण का होगा और कृष्ण वर्ण का होगा, ठीक। पित्त अगर जो है तो पित्त से अगर कोई व्याधि उत्पन्न हो रही है तो उसमें पीत वर्ण होगा, और कफ अगर है तो श्वेत वर्ण होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, वात है तो कृष्ण या फिर अरुण वर्ण का होगा, पित्त है तो पीत वर्ण का होगा, और कफ है तो किसका वर्ण का होगा, श्वेत वर्ण का होगा। तो त्वचा में कैसा, कृष्ण वर्ण होना। उसके बाद गात्र स्फुरण, ठीक है। तो वात है तो वात का मेन सिम्टम ही क्या है, पेन होना, तो स्फुरण होगा तो पेन होगा, ठीक। उसके बाद उष्णकामिता, उष्ण खाने की इच्छा क्यों होगी, उष्ण द्रव्यों का सेवन करने की इच्छा क्यों होगी, क्योंकि वात के गुण ही है, रूक्षा है शीतो लघु। अब शीत उसका गुण है, वात की वृद्धि हो गई तो क्या होगा, उष्ण द्रव्यों को खाने की इच्छा होगी। निद्रा नाशो, अब इसे समझने की कोशिश करिए। आपने फर्स्ट ईयर में स्वभाव परमवाद के बारे में पढ़ा होगा, पदार्थ विज्ञान। स्वभाव परम विज्ञान स्वभाव परमवाद में क्या था कि जो उत्पत्ति हो रही है उसमें तो कारण है, लेकिन उसका जो विनाश है वो स्वभावतः हो रहा है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल वहां पे बताया गया था। एग्जाम्पल में कैसा था कि वात की वृद्धि अगर हो गई, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है उसमें क्या है, वात की वृद्धि हुई है, ठीक है, वात बढ़ा हुआ है, तो उसकी चिकित्सा में आप क्या करोगे, वात बढ़ा हुआ है तो सामान्यतः उसमें रूक्ष गुणों की वृद्धि होगी, तो उसकी चिकित्सा में आप क्या करोगे, स्निग्ध द्रव्य दोगे। अब स्निग्ध द्रव्यों के सेवन से क्या होगा, उसमें कफ की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर आप कफ की वृद्धि करवा रहे हो, ना कि वात के समन करवा रहे हो। तो कफ की वृद्धि होने से क्या हो रहा है, वात का समन जो है वो स्वभावतः ही हो रहा है। तो उत्पत्ति में तो कारण है लेकिन विनाश में कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्वभाव परमवाद के में कम बताया गया है। तो उत्पत्ति क्या करवाई आपने, स्निग्ध द्रव्यों का सेवन किया, जिससे क्या हुआ, कफ बढ़ा, और कफ के बढ़ने से वात का संबंध जो रहता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, वात की वृद्धि हो रही है, तो वात की वृद्धि हो रही है तो कफ का समन हो रहा होगा। अब कफ के गुण क्या है, ठीक है, निद्रा, निद्रा कफ का गुण है, कफ अगर बढ़ेगा तो निद्रा आएगी स्वभावतः। तो यहाँ पे अगर वात बढ़ रहा है तो निद्रा का क्या होगा, नाश हो जाएगा, कफ में कमी आएगी या फिर निद्रा में कमी आएगी। उसके बाद क्या है, अल्प बल। अब जो प्राकृत अवस्था में जो रहता है, ठीक है, कफ है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। प्राकृतस्तु, ठीक है, बलम श्लेष्मा, प्राकृत जो श्लेष्मा या फिर कफ है उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और विकृतो मल उच्यते, और जब विकृत अवस्था में जब कफ रहता है या फिर श्लेष्मा रहता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मल कहते हैं। तो अगर यहाँ पे कफ कम हो रहा है तो बल भी कम हो जाएगा स्वभावतः। उसके बाद विबंध अथवा जो होता है मल संग, ठीक है, मल संग हो जाएगा, मल रुक जाएगा। वात बढ़ गया है तो मल क्या होगा, पिंड रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर अपान वायु की विकृति हो रही है। अपान वायु के कर्म क्या रहते हैं, वात मेण मूत्र को जो रहता है, ठीक है ना, प्रवर्त करवाना, उसको निष्कासन करना, शरीर से बाहर निकलवाना। अगर वात बढ़ चुका है तो अपान वायु में विकृति आ जाएगी, मल जो रहेगा वो पिंड रूप में परिवर्तित हो जाएगा और विबंध की उत्पत्ति कर देगा, मल संग कर देगा, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन कर देगा। तो ये हमने क्या देख लिए, वात वृद्धि के लक्षण देख लिए, ठीक है। इसको आपको याद नहीं करना है, समझना है, ठीक है। अल्प बलत्वम गाढ़ वर्चस्वम च, ठीक है। अल्प बल हुआ क्यों, क्योंकि कफ कम हो रहा था, और कफ प्राकृत अवस्था में कफ को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, है ना। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मम विकृतो मल उच्यते, है ना। तो बल क्या हुआ, कम हो रहा है। और विबंध क्यों हो रहा है, क्योंकि अपान वायु की विकृति हो रही है। अपान वायु के सामान्य कर्म क्या है, विणमूत्र और वात को, शुक्र को जो रहता है शरीर से निष्कासन करना, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, विबंध हो रहा है, पिंड रूप में परिवर्तित हो रहा है, और ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, विबंध हो रहा है। उसके बाद वात क्षय में क्या होगा, आप देखिए, वात क्षय मंद चेष्टता, ठीक है। चेष्टा किसका कर्म था, सामान्य कर्म था वात का, ठीक है। वात के सामान्य कर्म थे क्या थे, चेष्टा, यानी कि कायिक, वाचिक और शारीरिक जो भी चेष्टाएं होती है वात के सामान्य कर्म होते हैं। तो मंद चेष्टा, चेष्टा में क्या होगी, मंदता आ जाएगी। अल्प वाक्तवम, ठीक है, वाक शक्ति में दुर्बलता आ जाएगी। वाक शक्ति, वाक प्रवर्तक किसका, उदान वायु का सामान्य कर्म था, बढ़ रहा था तो कर्कशता आ रही थी, और वात क्षय हो रहा है तो क्या हो रहा है, दुर्बल हो जा रही, वाक शक्ति बोलने में जो होता है, ठीक है ना, दुर्बल हो जा रहा है, कम बोलने की उसको जो रहता है, ठीक है ना, कम बोलेगा वो व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद प्रहर्षो, ठीक है, हर्ष में भी अभाव हो रहा है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमने सामान्य कर्म में क्या पढ़ा था, उत्साह। उत्साह किसका सामान्य कर्म है, उत्साह जो है, ठीक है, किसी भी कार्य को करने की जो शारीरिक और मानसिक प्रवृत्ति है वो किससे आ रही है, उत्साह सामान्य कर्म है वाद के, ठीक है। तो हर्ष का भाव हो जाएगा, ठीक है, उसको किसी चीज में उत्साह नहीं होगा, ठीक है। मूढ़ संज्ञता, संज्ञा का भी नाश हो जाएगा,
ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि आपके जो शरीर में जो 5 इंद्रियां बताई गई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है। तो स्पर्श जो रहती है, स्पर्श इंद्रियों को सभी इंद्रियों में जो होता है व्यापक बताया गया है, ठीक है। व्यापकत्व यानी कि सारी इंद्रियां जो रहती हैं वो स्पर्श के द्वारा ही जो रहता है, ठीक है ना, अपने कार्य को करती हैं, ऐसा बताया गया है। सभी इंद्रियों में जो रहता है स्पर्श इंद्रिय जो रहती है वो व्यापक रहती है, फैली हुई रहती है। और वात भी हमारे संपूर्ण शरीर में फैला हुआ रहता है। तो अगर वात का क्षय हो जाएगा तो हमारे संपूर्ण शरीर में जो रहता है संज्ञा का नाश हो जाएगा, यानी कि सेंसेशन भी जो रहता है थोड़ा बहुत कमी आ जाएगी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया क्या, वात के सामान्य कर्म, वात की वृद्धि, वात के क्षय, ठीक। अब बात करते हैं वात प्रकोप के हेतु की, ठीक है। वात प्रकोप को उत्पन्न करने वाले कौन कौन से कारण होते हैं, ठीक है, इसको, और वात प्रकोप के लक्षण जो रहते हैं, ये जो भी प्रकोपित, ठीक है ना, वात प्रकोप के हेतु, वात प्रकोपित वात के लक्षण है, पित्त प्रकोप के हेतु जो भी है, कफ प्रकोप के हेतु, प्रकोपित वात के लक्षण, पित्त के लक्षण और कफ के लक्षण, इसको अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका पेपर 2 में बहुत आसानी मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में कोई डिसीज आती है जिसका आपको ये पता है कि ये डिसीज किस दोष की वजह से दूषित हो रही है या फिर किस दोष की वजह से हो रही है, और अगर आपने उस डिसीज का आपको क्या नाम है हेतु नहीं याद है, उसके लक्षण याद नहीं है, तो अगर आपको वात पित्त कफ के सामान्य प्रकोप के हेतु और सामान्य प्रकोपित वात के जो भी लक्षण वगैरह अगर आपको याद हैं तो आप उसमें वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। गलत नहीं है ये। अगर आपको नहीं याद है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो इजिली, ये आपको सारे रोग निदान के सेकंड पार्ट में काम आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, प्रकोपित वात के हेतु, वात प्रकोप होता क्यों क्यों किस किन किन कारणों से है, देखिए क्या बोला है, व्यायामाद अपतर्पणात, व्यायाम करने से, अति व्यायाम करने से, अपतर्पण यानी कि लंघन करने से, लंघन यानी कि लंघन करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, वहां पे खाली स्पेस होगा, खाली स्पेस में क्या चला जाएगा, वात चला जाएगा। प्रपतनाद यानी कि आप गिर जाएंगे, ऊंची जगह से जब आप गिरेंगे तो क्या होगा, हड्डियां वगैरह टूट जाएंगी, तो उसमें क्या होगा, वात प्रकोपित हो जाएगा, ठीक है। भंगात, ये भी देखिए, भग्न या फिर अंग भंग में। उसके बाद क्षयात, धातु क्षय में, ठीक है। जागरात, ठीक है ना, रात्रि जागरण करेंगे आप। वेगा नाम च विधारणात, ठीक है, वेगों का विधारण करने से, धारण करने से। अति सुचह, अति सुचह यानी कि होता है बहुत ज्यादा बलवान व्यक्ति से लड़ने से, ठीक है, आपसे जो बलवान है उससे लड़ने से। शैत्यात अति त्रासात, बहुत ज्यादा त्रोस शोक करने से, और त्रासात यानी कि भय भय करने से, भयभीत होने से, ठीक है, क्या होगा। उसके बाद रूक्ष क्षोभ, कषाय तिक्त कटुकैर भी, रूक्ष द्रव्यों का सेवन करने से, ठीक है। उसके बाद कठिन द्रव्यों का, तिक्त कषाय द्रव्यों का सेवन करने से। प्रकोपम व्रजेत, वायुर्वारिधर आगमे, यानी कि क्या होता है, वारिधर यानी कि वारी यानी कि होता है जल, ठीक है। तो वारिधर आगमे, जब जल गिरने लगता है तो कौन सा काल होगा, वर्षा काल, ठीक है। उसके बाद परिणते यानी कि भोजन के जीर्ण होने के बाद, भोजन जब पच जाता है उसके पश्चात की बात है, ठीक है। उसके बाद च अन्य अपराह्न अपीच यानी कि अपराह्न में, ठीक है। तो ये सारे कारण जो बताए गए हैं, हेतु बताए गए हैं वात के प्रकोप के, ठीक। उसके बाद प्रकोपित वात के लक्षण क्या होंगे, कुपितास्तु खलु शरीरे शरीरम नाना विधय विकार उपतप्यति, यानी कि नाना प्रकार के जो होता है, विविध प्रकार के जो होता है विकारों से उपतप्त, ठीक। उसके बाद बल वर्ण सुख आयुषाम उपघाताय, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है, बल वर्ण सुख आयु का उपघात होगा, यानी कि उनमें क्षय होगा, रिडक्शन हो जाएगा। मनोव्याहर्षयति यानी कि मन जो रहेगा वो दुखी हो जाएगा। सर्वेंद्रियाण उपहंति, सभी इंद्रियों का हनन हो जाएगा, ठीक है, सेंसेशन खत्म हो जाएंगे। विनिहंति गर्भान यानी कि गर्भ जो रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। विकृतिम आपादयति, और गर्भ में क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी। कालाम, कालम व धारयति, ठीक है ना, और गर्भ जो रहेगा दीर्घ काल तक धारण रहेगा, गर्भ को सुखाकर दीर्घ काल तक धारण करेगा, यानी कि रिटार्डेशन आ जाएगा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ में, ठीक। उसके बाद क्या है, भय शोक मोह दहन याति, ठीक है। तो भय होगा, शोक होगा, मोह हो जाएगा, ठीक। और क्या बोल रहा है, प्रलापान जनयति प्राणांश चौपूर्णधि, ठीक है, प्रलाप होगा और प्राण जो रहेंगे नष्ट हो जाएंगे। तो ये क्या बताएं, प्रकोपित वात के लक्षण बता दिए। अब चलिए बात करते हैं पित्त के सामान्य कर्म क्या है, ठीक है। तो दर्शनम पक्ति रुष्मच सूत्रष्णा देह मार्दवम, क्या क्या बोल रहा है, देखना, ठीक है। पक्ति यानी कि पचाना, ऊष्मा यानी कि शरीर की स्वाभाविक जो ऊष्मा है उसको बनाए रखना, क्षुद्र तृष्णा यानी कि भूख और प्यास को उत्पन्न करना, देह मार्दवम देह में मृदुता लाना, ठीक है, कोमलता लाना। प्रभा यानी कि होता है शरीर की कांति। उसके बाद प्रसादो यानी कि मानसिक जो प्रसन्नता है। मेधा यहाँ पे धारणात्मक बुद्धि से लिया गया है, मेधा में आपका धीर रति और स्मृति आता है। निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगा, निश्चय करना, ठीक है। विजडम की ये हितकर है कि नहीं है, अहितकर है,
ठीक है, उसका सेवन नहीं करना, ये हितकर है इसका सेवन करना, तो ये निश्चय करने वाली बुद्धि आती है। धी, धृति में आ जाएगा आपका धारण करना, ठीक है। उसके बाद और स्मृति में क्या आ जाएगी, आपका मेमोरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब किसमें आता है, मेधा के अंतर्गत आती है। पित्त कर्म विकारजम, ये अविकृत जो होता है पित्त के कर्म बताए गए हैं। अब देखिए पित्त वृद्धि के लक्षण में क्या क्या आएंगे, तो पित्त वृद्धो पीत अवभासता, हमने क्या बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि वात पित्त कफ में क्या क्या होगा, वात में क्या कौन कौन सा वर्ण होगा, तो कृष्ण या फिर अरुण वर्ण दिखेगा। पित्त में कौन सा होगा, तो पीत वर्ण दिखेगा, और कफ में कौन सा होगा, श्वेत वर्ण दिखेगा, ठीक है। तो पीत अवभासता यानी कि त्वचा का वर्ण कैसा हो जाएगा, पीत हो जाएगा। संतापः, ठीक है, पित्त के सामान्य कर्म में हमने देखा था क्या था, शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा को बनाए रखना है, तो संताप यानी कि ताप जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। शीत कामित्वम यानी कि शीत की कामना होगी, पित्त की जो गुण है उसमें क्या है, उष्ण गुण आता है, ठीक है। तो शीत उष्ण गुण है तो क्या होगा, उष्ण की वृद्धि हो जाएगी, तो हमें क्या शीतल खाने की इच्छा हो जाएगी, ठीक है। अल्प निद्रता, पित्त बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कफ कम होगा, कफ कम होगा तो निद्रा कम आएगी, ठीक है। उसके बाद मूर्छा, ठीक है, मूर्छा कैसे समझेंगे कि अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, शरीर का संताप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अगर आप धूप से कभी कभी आते हैं, आप इमेजिन करिए धूप बहुत तेज है और आप घर पे आए तो आपको कभी कभी क्या आने लगता है, चक्कर आने लगता है, मूर्छा। तो उसी तरीके से अगर शरीर का ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या आने लगेगी, मूर्छा। बल हानि, बल की हानि होगी, स्वाभाविक सी बात है कफ कम हो रहा है तो निद्रा भी कम आएगी, बल की भी हानि होगी। उसके बाद इंद्रियों में दुर्बलता आ जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर आपको मूर्छा आ रही है, शरीर का ताप बढ़ गया तो इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में दुर्बल हो जाएंगी। पीत विण मूत्र नेत्रत्वम, मूत्र मल और नेत्र कैसे हो जाएंगे, पीत वर्ण के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे पित्त की वृद्धि के लक्षण। पित्त क्षय में क्या क्या होगा, पित्त क्षय मंदोष्मता, मंदोष्म अग्निता, ठीक है। ताप क्या, ताप में क्या आ जाएगी, सामान्य कर्म है, सामान्य कर्म क्या थे इसके, क्या, शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना। पित्त की वृद्धि हो रही थी तो ताप बढ़ रहा था, पित्त का क्षय हो रहा था तो ताप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। अग्नि की दुर्बलता आ जाएगी, ठीक है ना, पक्ति वर्ड आया था, पक्ति यानी कि पाचन करना, अब पित्त क्षय हो रहा है तो अग्नि में भी दुर्बलता आ जाएगी, अग्नि में दुर्बलता आ जाएगी तो पाचन ढंग से नहीं हो जाएगा, अरोचक हो जाएगा, अविपाक होगा, ठीक है ना, अविपाक हो जाएगा यानी कि अग्नि में दुर्बलता आ गई, जैसे अग्नि दुर्बल हो गई तो पाचन जो है ढंग से नहीं होगा तो क्या होगा, अविपाक, ठीक है। और जब अविपाक हो जाएगा तो भोजन करने की रुचि नहीं होगी तो उसे क्या कहेंगे, अरोचक कहेंगे, ठीक है। प्रभा का क्षय हुआ, क्योंकि प्रभा भी किसका सामान्य कर्म है, कि पित्त के सामान्य कर्म में क्या आता है, प्रभा यानी कि शरीर की कांति। अब पित्त क्षय हो गया तो क्या होगा, प्रभा में भी क्षय आ जाएगा। तो पित्त क्षय मंदो उष्म अग्निता निष्प्रभत्वम च। अब देखिए पित्त प्रकोप के उत्पन्न करने वाले कारण कौन कौन से हैं, तो क्या बोल रहा है, कट्व अम्ल, कट्व अम्ल उष्ण, विदाही तीक्ष्ण लवण, क्रोध उपवास आतप, स्त्री संपर्क, तिल अतसी, दधि सुरा सुक्त अर्नाल आदि भी भुक्ता जीर्यते भोजने च सर्दी ग्रीष्म सती प्राणिनाम मध्याह्ने च तथा अर्धरात्रे समय पित्त प्रकोपम व्रजेत। कट्व अम्ल उष्ण, कटु अम्ल, उसके बाद उष्ण, विदाही, तीक्ष्ण, लवण, ठीक है ना, इन सारे भोजनों का, इन सारे रसों का सेवन करने से, क्रोध करने से, उपवास करने से, आतप करने से, स्त्री संपर्क करने से, ठीक है, तिल का सेवन करने से, अतसी यानी कि होता है, ठीक है ना, अलसी, अलसी का तेल वगैरह निकलता है, फ्लैक्स सीड कहते हैं, दधी हो जाएगा, सुरा सुक्ता हो जाएगा, आरनाल आदि का जो होता है सेवन करने से, भुक्ता जीर्यते भोजन के जीर्ण होते समय, ठीक है, उसमें क्या आया था, भोजन के जीर्ण होने के पश्चात वात प्रकोपित होती है, ठीक है। और भुक्ता जीर्यते भोजन के जीर्ण होते समय, ठीक है, क्या होगा, पित्त प्रकोपित होने के हेतु है। उसके बाद सर्दी और ग्रीष्म यानी कि शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में, मध्याह्न में और अर्धरात्रि, मध्याह्न तथा अर्धरात्रि, मध्याह्न में और अर्धरात्रि में पित्तम प्रकोपम व्रजेत, पित्त प्रकोप के हेतु है। प्रकोपित पित्त के क्या क्या लक्षण है, तो मरीचि उवाच यानी कि आचार्य मरीचि ने बताए हैं, ठीक है, क्या क्या बताए हैं, अग्निरेव शरीरे पित्त पित्त अंतर्गत कुपित अकुपित शुभ अशुभ शुभानी करोति, ठीक है ना। तो जब पित्त के अंतर्गत होने वाली अग्नि के कुपित होने से या फिर अकुपित होने से जो भी शुभ या फिर अशुभ कर्म होते हैं उनका वर्णन अब करने जा रहे हैं, ठीक है। तद्यथा क्या बता रहे हैं, पक्तिम अपक्तिम यानी कि पाचन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कुपित हो जाएगी तो पाचन नहीं होगा, अगर कुपित नहीं है, शुभ कर्म होंगे तो उसका क्या होगा, तो अच्छे से पाचन हो जाएगा। दर्शनम अदर्शनम यानी कि, ठीक है, शुभ कर्म क्या होंगे, दिखाई देगा अच्छी तरीके से, अशुभ कर्म क्या होंगे कि दिखाई नहीं देगा। मात्रा अमात्रत्वम उष्णता, ठीक है ना, शरीर का ताप जो रहेगा वो कम हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, बढ़ हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद क्या है, प्रकृति विकृति वर्णी यानी कि प्राकृत या फिर विकृत वर्ण उत्पन्न होना। शौर्य, ठीक है, तो शौर्य का क्या होगा, भयभीत रहेगा। ठीक है, क्रोध हर्ष यानी कि क्रोध जो रहेगा, ठीक है ना, अगर क्रोधी रहेगा या फिर हर्ष उत्पन्न रहेगा। उसके बाद मोह प्रसाद, ठीक है, उसके बाद मोह प्रसादम इत्येव आदि नीच अपराणी द्वंदान इति, इसके अलावा जो भी द्वंद जैसे सुख दुख हो जाएगा, इच्छा देश, तो ये सब जो रहता है शुभ अशुभ कर्म बताए गए हैं कुपित या फिर अकुपित पित्त के होने पर, ये लक्षण हो गए। उसके बाद क्या बोल रहा है, कफ के सामान्य कर्म क्या है, तो स्नेहो बंधा स्थिरत्वम च गौरवम वृषता बलम क्षमा धतिरा लोभश्च कफ कर्म विकारजम, यानी कि स्नेहो यानी कि शरीर में स्निग्धता आएगी, बंध यानी कि शरीर को रचनाओं को परस्पर अनुबंध करना या फिर संधियों का अनुबंध करना। ठीक है, बंध यहाँ पे आ जाएगा संधियों का अनुबंध, संधि बंधास्तु यानी कि संधियों का अच्छी तरीके से बांध करके रखना, किसका, परस्पर अनुबंधित करना, ये किसका कर्म है, सामान्य कर्म है कफ का। स्थिरत्वम यानी कि शरीर अवयवों में दृढ़ता प्रदान करना, स्थिरता प्रदान करता। गौरव यानी कि गुरुता, वृषता यानी कि वीरवत्ता बनाना उसको, बल यानी कि शरीर की जो भी मानसिक शक्ति है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी वगैरह है, उससे लिया गया है बल। क्षमा, ठीक है, धृतिर यानी कि धैर्य हो जाएगा, अलोभता, ये सब क्या बताया गया है, पित्त के अविकृत जो रहता है, ठीक है ना, कफ के कर्म बताए गए। अब कफ वृद्धि के लक्षण क्या क्या होंगे, तो श्लेष्म वृद्धि सौकल्यम, यानी कि क्या बोल रहा है, हमने क्या बात करी थी कि वात की वृद्धि, वात में कौन सा वर्ण होगा, तो कृष्ण या फिर अरुण वर्ण। पित्त में क्या होगा, तो पीत वर्ण होगा। श्लेष्म में क्या होगा, तो श्वेत वर्ण का, तो देखिए आ गया। सौकल्यम यानी कि त्वचा का वर्ण कैसा हो जाएगा, श्वेत होना। शैत्यम यानी कि शीतता का अनुभव होना, ठीक है, इसका गुण ही है, क्या है, गुरु शीत मृदु, तो गुरु शीत, शीत है ना, शीत इसका गुण है, तो क्या हो जाएगा, शीतता का अनुभव होगा। स्थैर्यम, स्थिरता आ जाएगी, ठीक है, हमने देखा था इसका गुण ही है, सामान्य कर्म क्या है, स्थिरता, स्थैर्यम है ना, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। गौरवम, ये भी इसका सामान्य कर्म है। उसके बाद अवसाद यानी कि डिप्रेशन आने लगेगा, ठीक है, तंद्रा आएगी, निद्रा आएगी, और क्या बोल रहा है, संधि बंधास्तु, सामान्य कर्म है ये सब उसके। बंध यानी कि संधि बंधास्तु, संधियों में जो होता है परस्पर अनुबंध करना, ठीक है, तो अगर उसकी वृद्धि हो जाएगी तो क्या आ जाएगी, संधियों में शिथिलता आ जाएगी। विश्लेष यानी कि ढीलापन हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना। तंद्रा जो रहता है इसके सामान्य कर्म है, ठीक है, तंद्रा निद्रा। अब कफ अगर क्षय हो रहा है तो क्या होगा, कफ श्लेष में क्षय, रूक्षता अंतर्धा। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही आ जाएगा स्वभाव परमवाद का, स्वभाव परमवाद है, अगर वात की और पित्त की वृद्धि होगी, ठीक है, तो स्वभावतः कफ का क्षय होने लगेगा। तो अब इसमें किसके लक्षण दिखाई देंगे आपको, वात के और पित्त के। तो देखिए रूक्षता, रूक्षता किसका वर्ण है, किसका है, वात का लक्षण दिखाई देगा। उसके बाद क्या, रात्रि जागरण, ये भी वात का है। दुर्बलता आने लगेगी यानी कि लघुता आ जाएगी, ठीक है, वीकनेस आ जाएगा, हल्कापन सा लगेगा, वो किससे आएगा, वात से आएगा। तृष्णा किसका है, पित्त का है। शरीर में दाह उत्पन्न होगा, जलन उत्पन्न होगी, किससे होगी, पित्त से होगी, ठीक है। और संधियों में शिथिलता आ जाएगी, ये तो क्या नाम है, इसके खुद के सामान्य कर्म है, तो उसमें कमी आ जाएगी, तो संधियों में शिथिलता आने लगेगी, ठीक है। आमाशय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर श्लेष्मा के कारण शून्यता आने लगेगी, वहां पर, ठीक है, शून्यता आ जाएगी यानी कि सूनापन हो जाएगा, वहां पे अनुभव नहीं होगा। तो ये सब रहेंगे कफ क्षय के लक्षण बताए गए। कफ क्षय को भी आप स्वभाव परमवाद से समझ सकते हैं कि वात और पित्त की वृद्धि होगी तो कफ का ऑटोमेटिकली नाश हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप वात और कफ के लक्षण लिख सकते हो कि रूक्षता आ जाएगी, रात्रि जागरण, ठीक है, रात्रि भर जागेगा, उसको नींद नहीं आएगी, दाह होने लगेगा, दुर्बलता आ जाएगी, तृष्णा, संधियों में शिथिलता और श्लेष में शून्यता। तो इसमें क्या है, श्लेष में क्षय, रूक्षता अंतर्दाह, आमाशय इतर आमाशय के अतिरिक्त अन्य स्थानों में श्लेष्मा आशय, श्लेष्म के जो भी आशय उसमें क्या आ जाएगी, शून्यता आने लगेगी। संधि शैथिल्यम, संधियों में शिथिलता आ जाएगी। तृष्णा दौर्बल्य, ठीक है, तृष्णा होगी, दुर्बलता आ जाएगी। और प्रजागरण, रात्रि जो रहता है रात्रि पर्यंत जागेगा। उसके बाद क्या बोला है, कफ प्रकोप के हेतु क्या क्या है, तो देखिए गुरु मधुर रस, ठीक है ना, गुरु, ठीक है, और मधुर रस से अति स्निग्ध हो जाएगा। दुग्ध इच्छु भक्ष्य, ठीक है ना, दूध से या फिर इच्छु का मतलब सेवन करने से। द्रव दधि, दिन निद्रा, दिन में जो रहता है, ठीक है ना, दिवा स्वप्न करने से कफ के जो रहता है, ठीक है ना, प्रकोप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्पी, सर्पिस प्रपूरई, ठीक है, तुहिन पतन काले श्लेष्मण सम प्रकोप है, इसमें से जो होता है श्लेष्मा जो होता है प्रकोपित हो जाता है। प्रभवती दिन दिवस आदव भुक्त मात्रे वसंते, ठीक है ना, दिवस आदव, ठीक है,
क्या बोल रहा है कि दिन और रात्रि के आदौ यानी कि आदि काल में भुक्त मात्रे भोजन करने से, ठीक है, भोजन करने की तुरंत बाद जो है कफ की वृद्धि हो जाती है, और भोजन करते समय, भोजन के पाचन करते समय पित्त की वृद्धि, और जब जीर्ण हो जाता है उसके पश्चात वात की वृद्धि होती है। ठीक है, वसंत ऋतु में। तो ये सब जो रहते हैं कफ प्रकोप के हेतु बताए गए हैं। क्या क्या? गुरु हो जाएगा, ठीक है ना, गुरु पदार्थ, मधुर रस का सेवन करोगे, अति स्निग्ध हो जाएगा, ठीक है ना, दुग्ध इच्छु भक्ष यानी कि दूध विकारों को सेवन करोगे, इच्छु का सेवन करोगे, द्रव दधि हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद सर्पी प्रपूर है, सर्पिस प्रपूर है, सर्पी का सेवन करने से। ठीक है, उसके बाद ये सारे बताए। प्रकुपित कफ के क्या लक्षण होंगे तो आपको दिखाई देंगे। काप्य उवाच, ठीक है ना, आचार्य काप ने बताया है कि कफ में होने वाले जो सोम रहता है उसमें जो रहता है उसके कुपित और अकुपित होने पर जो भी शुभ अशुभ जो रहता है कर्म होते हैं उनको देखेंगे। तद्यथा क्या क्या है? दार्ढ्यम हो जाएगा, शैथिल्यम यानी कि शरीर में दृढ़ता आ जाएगी या फिर शीतलता आ जाएगी। ठीक है, तो शुभ कर्म क्या रहेंगे? शरीर में दृढ़ता रहेगी, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट रहेगा, दृढ़ रहेगा शरीर। और शुभ कर्म क्या रहेंगे? उसमें शिथिलता आने लगेगी। उसके बाद क्या बोल रहा है? उपचय गार्ष्यम यानी कि शरीर में उपचय आ जाएगी या फिर काष्ठता आ जाएगी। ठीक है, पतला हो जाएगा, दुर्बलता आ जाएगी। उत्साहम आलस्य या फिर उत्साहित रहेगा या तो आलसी बन जाएगा। भ्रष्टा क्लीवता यानी कि भ्रष्टा आ जाएगी, सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर क्लीवता यानी कि सेक्सुअल इनफर्टिलिटी कह सकते हैं आप, सेक्सुअल एक्टिविटी पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाएगी। ज्ञानम अज्ञानम, ज्ञान हो जाएगा या फिर नहीं होगा। सेंस अगर आपके सेंसफुल रहेगा या फिर सेंसलेस रहेगा। बुद्धि मोहम इत्येव आदिनी च प्राणी द्वंद्वान एति, इसके अलावा जो भी द्वंद्व है, ठीक है ना, बुद्धि और मोह। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया आज? रोग निदान का परिभाषा देख ली, रोग निदान का महत्व देख लिया, और दोषों की क्षय वृद्धि और प्रकोप को इजीली याद करने का तरीका देखा, उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। परीक्षा में हमने, परिभाषा में हमने क्या देखा था कि जिस विज्ञान में दोष दूष से मल विकृति का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? रोग निदान कहते हैं। रोग और रोगी की परीक्षा करके रोग को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए दो ज्ञान होना कौन कौन से आवश्यक है? एक तो वात आदि भेदों का ज्ञान होना, और दूसरा क्या? उसकी साध्य साध्यता का ज्ञान होना। इसे हम मॉडर्न में क्या बोलते हैं? मेडिकल डायग्नोसिस कहते हैं। डिटरमाइनिंग द कॉज एंड इफेक्ट किससे करेंगे डिटरमाइन? तो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और एक साथ एक या उसके से ज्यादा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करेंगे। महत्व में क्या है? तो त्रिसूत्र जो बताए गए हैं, हेतु, लिंग और औषध, किसी भी चिकित्सा करने के लिए, डिसीज को डायग्नोस करने के लिए और उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, इन सब का ज्ञान हमें किससे होता है? रोग निदान से होता है, इसीलिए रोग निदान महत्वपूर्ण है। वेदना का निग्रहण करने के लिए हमें रोग विनिश्चय करना पड़ता है, उसका ज्ञान किससे होता है? रोग निदान से होता है, इसीलिए रोग निदान महत्वपूर्ण है। और रोग उत्पन्न करने वाले जो भी कारण है, सूक्ष्म घटक है या फिर स्थूल घटक है, इन सब का ज्ञान हमें रोग निदान से होता है, इसीलिए रोग निदान अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद दोषों की क्षय वृद्धि और प्रकोप को देखा था। तो दो दोष होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक कौन से होते हैं? तो वात पित्त कफ। मानसिक कौन से होते हैं? रज और दम। ठीक है, उसके बाद वात की वृद्धि के लक्षण देखे थे। तो क्या क्या आ रहा था? भाषण में कर्कशता आ रही थी, दुर्बलता आ रही थी, त्वचा का कृष्ण होना। ठीक है, वात में कौन सा होगा? कृष्ण या फिर अरुण। पित्त में कौन सा होगा? पीत। और क्लेश में कौन सा होगा? श्वेत। स्फुरण पेन है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उष्ण खाने की इच्छा होगी, निद्रा का नाश हो जाएगा, बल अल्प हो जाएगा, और विबंध यानी कि मल पिंड रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। वात क्षय में क्या होगा? चेष्टा में मंदता आ जाएगी, वाक शक्ति में दुर्बलता आ जाएगी, हर्ष का अभाव होगा, उत्साह खत्म हो जाएगा, और संज्ञा का नाश होगा। वात प्रकोप के हेतु देखे थे, फिर प्रकोपित वात के जो भी लक्षण थे वो देखे थे। पित्त के सामान्य कर्म, पित्त की वृद्धि में क्या देखा था हमने? त्वचा का वर्ण जो था पीत वर्ण का हो जाएगा, शरीर का ताप बढ़ जाएगा, ठीक है, ऊष्मा पदार्थ, शीतल पदार्थों को खाने की इच्छा होगी, निद्रा कम आएगी, मूर्छा आएगी, बल में हानि होगी, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाएंगी, मलमूत्र नेत्र जैसा कैसा हो जाएगा? पीत वर्ण का हो जाएगा। पित्त क्षय में क्या होगा? तो ताप कम हो जाएगा, अग्नि दुर्बल हो जाएगी, अग्नि दुर्बल हो जाएगी तो क्या होगा? अविपाक हो जाएगा, पाचन नहीं होगा, खाने की इच्छा नहीं होगी तो अरोचक हो जाएगा, और प्रभा का क्षय हो जाएगा। फिर पित्त प्रकोप के हेतु देखे थे, प्रकोपित पित्त के लक्षण देखे थे। ठीक है, सामान्य कर्म देखे थे कफ के। कफ की वृद्धि के लक्षण क्या क्या देखे थे? त्वचा का वर्ण श्वेत वर्ण का हो जाएगा, शीतता का अनुभव होगा, स्थिरता आ जाएगी, गुरुता, अवसाद, तंद्रा, निद्रा, संधियों में शिथिलता। कफ क्षय में क्या होगा? तो रुक्षता आ जाएगी, आंतरिक दाह उत्पन्न होगा, श्लेष्म आमाशय और अन्य स्थानों में श्लेष्मा के क्या होगा? शून्यता आएगी, संधियों में शिथिलता आएगी, तृष्णा होगी, दुर्बलता होगी, और रात्रि पर्यंत जागेगा, रात्रि जागरण होगा। तो ये आज हमने, उसके बाद हमने कफ के प्रकोप के हेतु देखे थे, और प्रकोपित कफ के लक्षण देखे थे। तो आज हमने ये दो टॉपिक कवर कर लिए हैं आपके पार्ट ए के। एक तो डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोग निदान, और सेकंड क्या है? दोषों की क्षय वृद्धि और प्रकोप के बारे में। ठीक है,
तो इसे आप पढ़िए, कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट सेशन में डाउट जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें आप पूछ सकते हैं, और इसे आप याद करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।